बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाज़रीन, कल हमने बात की मुल्की सियासत के ऊपर, और मुल्की सियासत के अंदर इस टाइम जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर हमने बात की अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, हकूमती व्यू पॉइंट भी लिया और हमने अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखा। इस टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं जिनसे कन्फ्यूजन में इजाफ़ा हो रहा है, ना कि वो कम हो जाए। जैसे ऑप्शंस क्या हैं, शराइत रखी जा रही हैं, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई शायद मफामत की तरफ नहीं जाएंगे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5 बड़े अगर मिल जाएं तो कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है PMLN से हुमा चुगताई साहिबा ने। वेलकम टू द शो। आप हमें सुन सकती हैं? थैंक यू जी, आई कैन हियर यू जी, आपने मेरा इंट्रो सुना। अब आप ये बताइए कि जिक्र मैं कर रहा हूँ राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट का, 5 बड़ों को बैठ जाना चाहिए और कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन 5 बड़ों में से फिर उसी सांस में वो कहते हैं कि एक बड़े जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र तो कर रही है, कुछ ना कुछ सलूशन की तरफ इशारा भी कर रही है, लेकिन फिर साथ ही साथ अवाम को डिस्करेज भी कर रही है कि शायद बानी पीटीआई नहीं मानेंगे। तो अगर बानी पीटीआई ही नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? जी, मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और इस चैनल के तमाम हाज़रीन जो हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। आपने जो सवाल किया इसके ऊपर बहुत सारी ऑब्वियसली एक ट्रिगर की हुई है डिबेट, और अमा हाँ और अमा नहीं के चक्कर में लोग बातें कर रहे हैं, सारा कुछ है। इसलिए हमें कुछ चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहिए, और रियलिटी चेक में जब चीज़ें आती हैं और उस तनाजुर में जब आती हैं तो हम फिर उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन क्या चाहता है हकीकत में। और उसमें ये है कि देखिए, सबको पता है कि जो सियासत है वो एक किस्म की रिजॉल्व प्रोवाइड करती है उन चीज़ों के लिए जो शायद नामुमकिन नज़र आती हो, या जिनका कोई रिजॉल्व नज़र ना आता हो, उसके लिए वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। और एक क्वेश्चन रखते हैं हमेशा जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ, कि वो क्वेश्चन इतना कम अज कम रहे कि सलाम दुआ कर सकें, कोई बात कर सकें। अब आप ये देखिए कि हमारी इस वक्त जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, और उसमें आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द पार्लियामेंट्री पार्टीज इन पर्टिकुलर, कि पॉलिटिकल पार्टी एक होती है और पार्लियामेंट्री पार्टी एक होती है। पार्लियामेंट्री पार्टी ऑब्वियसली वो होती है जिसकी प्रेजेंस होती है इन द हाउस, इन द पार्लियामेंट। तो जब आप ये देखें कि इनमें जो मैच्योर पार्टीज हैं उन सब के लीडरान जो हैं वो शुरू से कह रहे हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए, आपस में होता रहा है, शुरू से होता रहा है, और हमेशा एक दूसरे से एक ना एक बात का जो है वो इशू का जो है वो नतीजा खेज हो जाती है। जहां डायलॉग फेल हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, उसको जाके लोग मनाते हैं और लेकर आते हैं और एक पेज पे लाते हैं कुछ, मतलब वो गिव एंड टेक होता है, थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से चल के होता है, क्योंकि बेसिकली ये कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं है। जो ग्रीवेंसेस होते हैं और जिनको रिजॉल्व किया जाता है वो है जो अवाम की लिए बेहतरी का वो पेशखेमा हो, जो उनके लिए बेहतरी की तरफ चल के जाना हो। आप ये देखिए कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई डिक्टेटोरियल है तो जी वन पार्टी सिस्टम है, या कुछ टू मल्टी पार्टी सिस्टम दैट वी हैव, बाय कैमरल है हमारा पार्लियामेंट भी। तो उसमें ये है कि जब इश्यूज हैं और हम चाहते हैं कि सबको लेके चलें, हम यकीनन चाहते हैं, जो मैच्योर पार्टीज हैं, जो इमेच्योर पार्टीज हैं वो शुरू से ही वो कहते हैं ना छनछना बन के बस नो 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 करते रहते हैं। आप ये देखिए कि इनका पास हुमा साहिबा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं सो दैट यू कैन एलैबोरेट ऑन इट इन अ बेटर वे। बात ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम इस केस को देख रहे हैं जिसके अंदर ये सारी डिबेट जनरेट हुई है, तो PPP की तो रिजर्वेशंस लग रही हैं इस डायलॉग में, दो वो अपरेंट नहीं हैं लेकिन उनकी रिजर्वेशंस तो डेफिनेटली होंगी, एक चीज़। दूसरा, प्रेसिडेंट साहब तो ऑन बोर्ड नहीं हैं, जरदारी साहब फ़िलहाल, ये भी मैंने नहीं कहा, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो बिल्कुल प्रोसेस ने शुरू होना है,
बार बार इसकी दावत भी दी जा रही है, लेकिन उनकी बेसिस क्या हैं? जब एक तरफ आप कहते हैं कि पीटीआई के जो सुप्रीमो हैं ही इज़ नॉट ऑन बोर्ड, और जो पीपीपी के सुप्रीमो हैं वो भी प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे भी अभी बात नहीं हुई, और फिर उसका मतलब ये लिया जाए कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और बाकी दो ऑन बोर्ड नहीं है, इसका क्या मतलब है? आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन और मिसपरसेप्शन। आई वुड रियली थिंक ये इस तरह से है, ये शायद बात क्लियर नहीं है। जी। बात ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट कहाँ दिया? उन्होंने टेलीविजन पे एक जो है प्रोग्राम, उसके अंदर बातचीत के दौरान अजराए गुफ्तगू ये बातें की कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, बिकॉज ही इज ऑल्सो पोलिटिकल एडवाइजर टू द पार्टी। और फिर उनके साथ ये कि उन्होंने बोला कि अगर ऐसे हो जाए, पांचों के पांच बड़े जो हैं वो बैठ जाएं, तो बैठ के जो है इश्यूज को रिजॉल्व करें और आगे लेके चलें। अब जब उन्होंने अगर ये कहा है कि जी प्रेसिडेंट साहब ऑन बोर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली इन फॉर्मली तो नहीं बताया गया, ये तो अजराए गुफ्तगू उन्होंने कुछ बताया कि जी इस तरह हम कर सकते हैं, ऑप्शंस बताई ना, इज थ्रोन अ फीलर, ही इज थ्रोन एन ऑप्शन कि जी ऐसे होना चाहिए, हो सकता है, बिकॉज एवरी। और फिर अगर इन्होंने ये बात कही है तो, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी के कान में तो बात पड़ी है, मगर वो फॉर्मली ऑन बोर्ड नहीं है जी। मगर वो जब उन तक फॉर्मली बात पहुंचेगी, सारे मिलके बैठेंगे, दिल पुट देयर हेड्स टुगेदर, और वो बैठ के इसका कोई रिजॉल्व निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का आप ये देख लीजिए कि इन्होंने भी हमेशा जो है वो डेमोक्रेसी और डायलॉग का साथ दिया, चाहे वो किसी के कितने ही अगेंस्ट हुए हो, इसी तरह जो मेच्योर पार्टीज हैं वो करती हैं। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें जो है एग्री करेगी कि डायलॉग, बिकॉज वो कभी डायलॉग से हटे नहीं है। जब मतलब जब भी कभी हुआ है, जब ये अलायंस हमारी नहीं थी, डेमोक्रेटिक अलायंस इन द पास्ट, तब भी आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब ने, बीबी शहीद साहिबा ने किस तरह से चीजों को रिजॉल्व करके आगे निकले, आगे बढ़े। तो ये उसके ऊपर क्यास आराई भी हो सकती है। तीसरी बात इसमें ये आती है कि जब भी कोई एलाइड पार्टीज होती है ना जी, तो वो थोड़ी सी कॉशियस होती हैं, क्योंकि अगर राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान उन तक पहुंचा है तो वो उसको जरा गेज कर रहे होंगे, उसको वो कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि ये हम इसमें किस हद तक जा सकते हैं। अगर हमारी एलाई पार्टी यानी पीपल्स मुस्लिम लीग के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हम जब इससे बात करेंगे तो हमारा जो है इस पे क्या कुछ जो है वो मशवरा शामिल होगा और क्या सजेशंस हम ऑफर करेंगे, क्या वो करेंगे। मतलब ये जो पॉलिटिकल विंग्स होते हैं इसको एनालाइज करने शुरू कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं है, दे मस्ट हैव हर्ड, ऑब्वियसली द होल कंट्री हैज हर्ड दिस, मगर ये कि ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी मैच्योर पार्टी जस्ट एज द पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो ये अपने जो है तो थोड़ा कॉशियस होते हैं और देखते हैं कि जी अच्छा अगर ये हो रहा है तो हम बेहतर कैसे, क्योंकि अभी भी आप ये देख लें कि पीछे जितने भी इश्यूज आए हैं पाकिस्तान के अंदर फॉर बेटर ऑफ अ वर्स, पीपल्स पार्टी ने अपना नजरिया जरूर पेश किया है और वो बेहतरी की तरफ ही गया है। और लेके और हमने कुछ कंसीड किया, कुछ उन्होंने कंसीड किया, कहीं वो आगे गए। तो ये एक मोहम्मद साहबा ये फरमाएं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आप ये फरमाएं कि हुकूमत के मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है वो ठीक चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ठीक चल रहे हैं, सेम पेज भी बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है। क्या मैं ये स्टेटमेंट ठीक दे रहा हूँ? जी बिल्कुल। देखें, एक गुजारिश, अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, बिकॉज यू नो मैं इसकी एक तमहीद बांध रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप सब कुछ ठीक चल रहा है और बानी पीटीआई को बड़ी लेजिटिमेट चीज़ें, ज़ाहिर है तोशा खाना और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड्स का वो केस सारा, उसके ऊपर अगर वो ट्राई हुए हैं थ्रू कोर्ट्स और अपनी सज़ा काट रहे हैं, तो फिर बार बार मुज़ाकरात की पेशकश क्यों की जा रही है? ऐसा क्या मसला है हुकूमत को? देखिए, बानी पीटीआई जो हैं वो ही इज इन जेल, ही इज कन्विक्टेड, ठीक है जी। अच्छा, वो ये जो इस तरह की बात जब
पीटीआई के लोग करते हैं, जो वो जरा जरा बात पे वो मीडिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और वो आगे पीछे कि जी ये बानी पीटीआई के अलावा पार्टी नहीं है क्या? पार्टी के इनके वो नहीं है हेड्स? क्या इनके ओहदेदारान नहीं है? जी बिल्कुल है। मेरा जी मैं आई वांट टू कम टू अ कंक्लूजन। आई वांट टू आस्क यू कि बिल्कुल ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर मामलात आपके इंटरनेशनली भी ठीक चल रहे हैं, लोकली भी ठीक चल रहे हैं, और एक पार्टी इस टाइम पे एक नेचुरल कोर्स है, वो उनको हुकूमत दी गई, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम आए, उनके सुप्रीमो कोर्ट्स में ट्राई हुए और फिर कन्विक्ट हो गए, तो आप बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र क्यों कर रहे हैं? वो क्या बेसिस है? मुल्क में ऐसी क्या बदअमनी चल रही है या पीटीआई ऐसा क्या ट्वीट से कर रहे हैं ना, तो क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि टेबल पे उनको बिठाया जाए? ऐसा वो प्रेशर, आई जस्ट वांट टू नो वो क्या प्रेशर है? प्रेशर जो है दैट इज प्रेशर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज वेयर यू हैव सर्टेन पार्टीज। अब इस पे भी कोई डिनाइल नहीं है कि पीटीआई ने एकदम जो है पॉपुलिस्ट पार्टी है और आगे है, और अभी भी इनके फॉलोअर्स हैं जो बहुत सारे अब हालात देख के और चेंजेस देख के जो मैम डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो ये भी हैं कि जब सीएम केपी के लाहौर जाएं तो आप उनको फ्रीली मूव करने दें। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो ये भी हैं कि उनको असेंबली में जा रहे हैं तो जाने दें, और जो करना चाहती हैं पार्टीज एहतजाज तो आप उनको करने दें। नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैंने है? वो आपको मैं सॉरी आई बेग टू डिफर विद यू ऑन दैट। आप मुझे ये बताएं, आपके घर में कोई बच्चा आता है, फैमिली आती है, उनमें एक बच्चा है, आपको पता है जब ये आता है तबाही फेर के चला जाता है जी, तो आप थोड़ा थोड़ा अपनी चीजों को संभाल वो बच्चे इस दफा मैं उनको बच्चा नहीं कह रहा, ये आपके वर्ड्स हैं, लेकिन वो बच्चे इस दफा तबाही का सामान अपने साथ लेकर नहीं आए ना। जी 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 देखिए, जिस तरह से वो आए, जिस तरह से उन्होंने बातें की, ट्रैक रिकॉर्ड वाज वेरी बैड। इट हैज बीन, और अभी भी इन्होंने जो किया है, जो इन्होंने वहां पे बयानात दिए, मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि ना मेरे घरेलू वैल्यूज इस चीज को अलाउ करते हैं, ना मेरे रिलीजियस वैल्यूज, ना मेरे बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिपीट। जी यू राइट, लेकिन उसके ऊपर मैम उन्होंने जी उसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी है, सीएम केपी के की अपॉलॉजी आई है और शफीउल्लाह जान साहब की उससे पहले अपॉलॉजी आई है। जाहिर है अगर एक चीज़ गलत हो गई और उसको दे वांट टू मेक इट राइट एंड एन ऑफिशियल अपॉलॉजी फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर इज कमिंग, देन आपको वो भी कंसिडर करनी चाहिए। जी वो करनी चाहिए है, मगर वो जितना उस पे गई है सोशल मीडिया पे और इधर उधर, क्या इनकी अपॉलॉजी उसी तरह गई है? Did it मीडिया पे आई है apology? He revived certain bad words which the whole world has heard. जी. And that are not even true. जी. So आप मतलब देखें ना, वो कहते हैं दुश्मन का ये अनहोनी बात। जी. तो ये इस तरह जो इन्होंने किया है, वो मूवमेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जब मैं बात कर रही हूँ, और इस पार्टी को फिर भी हम ऑन बोर्ड लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज इट हैज अ फॉलोइंग, वी एडमिट दैट, यू सी। So I mean, why can't they move forward? ये सिर्फ ये कहते हैं कि जी उसको मिलना है, उसको मिलना है, उसको मिलना है। आप मुझे ये बताएं, मैंने प्रिजन रिपोर्ट पहली केपी की मेरे हाथ से लिखी गई थी, और उसके ऊपर जो है अब इवेंट होल मैनुअल, प्रिजन मैनुअल होता है जिसमें आपने लोगों को मिलना है, आप उसके अलावा नहीं मिल सकते किसी को। हर डेट्स होती है, ठीक है, ही वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही इज बीन अ लीडर ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टीज एट द टाइम, बट द थिंग इज, does that allow him to go beyond the law? नहीं, हर एक ने लॉ को फॉलो करना है। Is that not true? तो हम उसको वो they can be there, you know, representing him perhaps, or representing the party's views. अब ये जान के उधर जाते हैं, जान के उसकी बात करते हैं, उसको रिहा करो, उसको गवर्नमेंट नहीं रिहा कर सकती, उसको कोर्ट ही रिहा कर सकती है, उसको एक प्रोसेस है, देयर इज अ होल प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आपने कोर्ट्स की बात की, हुमा साहिबा ये बताएं कि कोर्ट तो मिलने की भी इजाज़त कोर्ट ने दी है, मुलाकात की इजाज़त भी कोर्ट ने दी है, फैसला तो है, तो उस पे कोर्ट के फैसले की पासदारी नहीं है? उस पे कोर्ट के पासदारी, आपने डिड यू गेट द डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी, जब से वो अंडर अरेस्ट हैं तब से कितनी मुलाकातें किस के साथ हुई? हुमा साहिबा वो मुलाकातें तो होनी ही थी उनके, वो कोई हुकूमत का एहसान तो नहीं है। आप किसी को, जी प्लीज लेट मी फिनिश,
जब आपने एक बंदे को ट्राई किया और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला और वो साबित हो गया, तो किसी को एतराज़ नहीं है इस पर। उसके सर्टेन प्रोटोकॉल हैं, कत्ल के मुलजिम को भी जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर जेल में हैं, उन मुलजमान को भी मुलाकात का हक हासिल होता है। तो ये तो आप उनसे छीन नहीं सकते। और ये कहना कि पहले कितनी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है, वो मुलाकातें एज़ पर रूल ही हुई हैं, कोई रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा नहीं मिली, तो उनका नंबर कोट करना इसको जस्टिफाई कर सकता है कि अब मुलाकातें कोर्ट के फैसले पे नहीं हो रही, पहले 200 मुलाकातें हो चुकी हैं तो अब नहीं होंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आई बात जी, इसलिए कि उनको रिलैक्सेशन में पहले मुलाकातें दी जा रही थी। आई टेल यू, आप उस पर रिसर्च कीजिए एंड गेट बैक टू मी। इफ आई एम रॉन्ग आई विल अपोलोजाइज, इफ यू आर रॉन्ग यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग। माय जॉब इज टू आस्क यू अ क्वेश्चन और यू आर एंटाइटल्ड टू योर आंसर्स। मैं उसमें आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, आप जो जवाब देना चाहती हैं आप दें। आई विल पुट जी, मैं लेकिन सवाल देखिए, ये सवालात तो अवाम के हैं, आप इसे डिनाई तो नहीं कर सकते। मेरे सवाल नहीं है, ये सवालात लोग करते हैं। जाहिर है मैं आपसे पूछूंगा, आप हुकूमत में हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। आई एम सेइंग दैट कि आई एग्री कि ये आपके ये लोगों के सवालात आते हैं जो आप सबकी तरफ पेश करते हैं कि जी इसका जवाब दीजिए। तो उसमें यही रिलैक्सेशन दी गई थी इनको। आप यही सिचुएशन अगर नवाज शरीफ साहब पे देखें, जब वो अरेस्टेड थे तो कितने लोगों को मिलने दिया गया, कितनी ज्यादा मुलाकातें हुई। तो फिर तो फर्क ना हुआ। अगर उन्होंने नहीं करने दिया तो अब आप भी नहीं करने दे रहे, फिर फर्क तो ना हुआ। नहीं, सॉरी, अंडर द प्रिजन रूल्स जी किसको कितनी मुलाकातें की और कितनी किसको रिलैक्सेशन दी गई, मैं इस चीज का डिफरेंशिएट कराना चाह रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू ना, दोनों का डिफरेंस है इसमें। ये एक चीज इस पे आती है। I rest my case here, but the second one is जो पहला आपका क्वेश्चन था, we step back a little when I'm talking about democratic values. So democratic values में जो आ जाती हैं कि हम चाहते हैं कि तमाम पार्टीज बैठे और पाकिस्तान की जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें, किस तरह हम आगे बढ़ें, किस तरह से हम करें। आप ये देखिए कि हम बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे करप्शन चार्जेस, कोई सच्चे हैं, कोई झूठे हैं, कोई नहीं है, कोई किस तरह। सो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, बिकॉज पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है, और पाकिस्तान सिर्फ KPK नहीं है, और पाकिस्तान सिर्फ बलोचिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान सिर्फ सिंध नहीं है। हमने एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करके आगे चलना है। सारे हैं तो पाकिस्तान है, तो हमने इसको जिस तरह से देखना है, वी हैव टू सी दोस। और उसका मतलब ये है कि तमाम पार्टीज जो हैं और जो टॉप पार्टीज हैं, बिकॉज दूसरी जो एलाइड छोटी पार्टीज होती हैं वो अक्सर अपनी लाइन टो भी कर लेती हैं किसी एक के साथ जिसके साथ उनके ज्यादा जहन मिलता है, तो दैट इज देयर। तो मेरा मकसद ये कहने का कि आपने कहा किस चीज का प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट का किसी का प्रेशर नहीं है सवाए पॉलिटिकल वैल्यूज के, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं दे कॉल फॉर समथिंग डिफरेंट एंड दे कॉल फॉर एवरीवन पुटिंग देयर हेड्स टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। जी चलें, ये आपकी राय आ गई। अब एक खबर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने और उसके बाद इमरान खान साहब ने, दोनों ही ने महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ राब्ता किया है। और ज़ाहिर है उन्होंने, एक ने तो बानी PTI ने तो उनको रोल दिया है टू नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ PTI, और एक तासर ये भी दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब का भी उनसे राब्ता है। और कुछ पस मंज़र में ये सारे का सारा मामला और शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ऑफ़र जो है वो बार बार इसलिए आ रही है कि ये अंदर अंदर राब्ते हैं। तो पहली बात तो क्या ये बात ठीक है, हुकूमत का बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र करना? देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो सबके सामने नहीं है लेकिन बैक चैनल्स में हो रहा है। एक तो सवाल का हिस्सा ये है। दूसरा, ये कैसे अनफोल्ड होगा? अगर इफ़ यस ये बात ठीक है तो ये कैसे अनफोल्ड होगा, एंड अगर ये बात ठीक नहीं है तो फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? प्लीज़। हाँ जी, बेसिकली देखिए अचकज़ई साहब के साथ ताल्लुकात अभी के नहीं हैं, भले ही फेवर में थे पहले, अब इतने फेवर में नहीं हैं। जो भी है,
वो जो है बात इनके पुराने ताल्लुकात हैं, इवन प्रोबेबली बिफोर इमरान खान न्यू मिस्टर अचकज़ई, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब के या हमारी पार्टी के शुरू से थे, बिकॉज ही हैज बीन एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब जहां वो आ गए, उनका अपना एक नजरिया आ गया, उनके अपनी एक थॉट्स हैं, थॉट्स प्रोसेसेस हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो डिफर भी करते हैं। तो पीटीआई उनके साथ है, उनको आगे किया है और वो बात कर रही है। राब्तों की जहां तक आप बात करते हैं तो देखिए, सियासत के अंदर यही बात हमेशा होती है, जैसे मैं यही कह रही हूँ कि राब्ते हमेशा अंदरूने खाना कहीं ना कहीं किसी के साथ होते हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रैक टू डेमोक्रेसी या पॉलिटिकिंग जिसको कहेंगे, ट्रैक टू पॉलिटिकिंग का मैं लफ्ज इसको देना चाहूंगी कि वो होती रहती है जस्ट टू गेज कि अगला क्या सोच रहा है और कौन सा एक रास्ता निकल सकता है towards the betterment and bringing in congenial and जो है atmosphere, तो congenial harmonious political environment देने के लिए ट्रैक 2 में, मतलब देखिए ना, जो लोग अब कितने सारे हमारे पीपल्स पार्टी के लोग या पीएमएलएन के लोग या वो उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था, तो थे तो इधर से ना, वो लोग भी मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं। तो अब ये कि वो उधर चले गए, तो आपके ख्याल में कि जो ये बड़ी पार्टी से उनसे राब्ता उन्होंने खत्म कर दिया? उमर साहिबा, आपका कमेंट आ गया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाते हैं, वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। सर, वेलकम टू द शो। आप सुन सकते हैं? शुक्रिया जी सर, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आपसे बात करनी है और सबसे पहला इशू है वेनेजुएला पे यूएसए का अटैक, और जो वजह इन्होंने बताई हैं वो हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, रजीम चेंज, ऑयल की इंटरेस्ट की बात की अमेरिका ने, और कुछ ह्यूमन राइट्स की भी बात की। ये सूट करती हैं बातें, अमेरिका के अटैक को जस्टिफाई करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, अमेरिका के अटैक को तो जस्टिफाई किसी सूरत नहीं किया जा सकता। पहली बात यह है कि ये मामलात जो थे वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल बैठी हुई है, दीगर ऐसे फोरम्स मौजूद हैं। क्या अमेरिका ने लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर की? क्या यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 जो कहता है कि अपने दिफा का हक रखते हैं, तो वो दिफा का हक इस्तेमाल करने से पहले पहली बात यह है कि क्या वेनेजुएला ने अटैक किया? तो उन्होंने तो अटैक नहीं किया। दूसरी जानिब यह है कि फिर जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। अभी बहुत अरसे से जनरल ये जो आपको पता है ह्यूगो चावेज जो थे, वो इससे पहले प्रेसिडेंट थे। 1999 से लेके तकरीबन 2013 तक जो है वो वहाँ रहे, और वो फॉर्मर मिलिट्री मैन भी थे। लेकिन फिर दोबारा ओथ टेकिंग जब उनकी होने लगी तो उनका कैंसर डायग्नोज हो गया और फिर वो वफात पा गए। उनका भी अमेरिका के खिलाफ एक सख्त स्टैंस था। उसके बाद जो है वो इन्होंने निकोलस मडोरो ने जो है वो ले लिया, कमांड संभाल ली, और उसके बाद जो है ये मुस्तकिल जो है वो सदारत के अंदर रहे, और तकरीबन अब ये इनका जो है वो आप देख लें कि 13वां या 14वां साल था सदारत के अंदर, लेकिन 13वां साल था। बहरहाल मकसद यहाँ ये है कि पहले, इससे पहले भी अमेरिका के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, जिसके अंदर पनामा का एक जनरल थे और उनके लीडर थे, उनका नाम जनरल नेगोरा था। तो उन्होंने उनको भी पहले वो अमेरिका के साथ मिल के सारा काम किया करते थे, और ये बात जो है ये बाकायदा सारी दुनिया जो है वो जानती है। लेकिन उसके बाद जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, और फिर जो है वो बाद में छूट भी गए। अब इस सारी चीज़ के अंदर जो है अमेरिका को ये किसने इख्तियार दिया है कि वो जाता है जिधर मर्जी चाहता है वो हमला कर देता है? अब्दुल्ला साहब, ये इनके वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को और फर्स्ट लेडी को भी इन्होंने मुल्क से ले गए और किसी अननोन लोकेशन के ऊपर उनको ज़ाहिर है वो उनको रख दिया। तो बड़ी ब्लेटेंट किस्म की इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है,
और साथ रशिया ने, ईरान ने बड़ा एतराज़ किया इस बात पे। प्लीज़ आप अपना कंटिन्यू करें, इन चीज़ों को भी प्लीज़ ऐड कर लें, ये जो मैंने इशारा किया। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको दोनों मियाँ बीवी को जो है वो ले गए हैं। पहली बात ये है कि किस कानून के तहत लेके गए हैं, कौन-सा एविडेंस था जो उन्होंने दुनिया में दिखाया है, कहीं वही एविडेंस तो नहीं जिसके लिए इन्होंने कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है अफ़गानिस्तान के अंदर और फिर 10 लाख लोगों को मार दिया। उससे पहले क्योंकि केमिकल मुसलमान वेपन्स थे। जो थे इराक में भी ढूंढ रहे थे, और जी, फिर जी, मैं वही गुज़ारिश जी कर रहा हूँ ना, वेपन ऑफ मास कॉन्डोलीज़ा राइस की फिर डिस्ट्रक्शन। जी हाँ। जी सर। हाँ, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात थी ना, तो उसके अंदर वो सारे शामिल आ जाते हैं। तो मकसद ये है कि फिर वो नहीं मिले थे ना, फिर खुद इनकी अपनी रिपोर्ट आ गई थी और फिर इन्होंने जो है उसके, लेकिन क्या हो गया, गलती हो गई तो 10 लाख लोग मर गए मुसलमान, फिर क्या हो गया, मुसलमान हैं, उनका खून तो बहाना जायज़ है ना। फिर इसी तरीके से हाँ, लेकिन इज़राइल के हवाले से जो है वो फिर ज़बान नहीं निकलती। पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि इज़राइल ज़ालिम है, इज़राइल जो है वो दहशतगर्दी करता है, लेकिन अमेरिका उसको जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो एड देता है। और अभी हालिया पूरा अमेरिका जो है वो ये चिल्ला रहा था कि जनाब अमेरिका फर्स्ट और जो है इजराइल फर्स्ट, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इजराइल को 8.2 बिलियन डॉलर की और फिर बाद में 16 बिलियन डॉलर की इन्हांसमेंट्स जो है वो की गई, उनको जो है वो मदद फराहम की गई। उनके लिए आपने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया ने जो है वो उनको मोहरत इल्जाम ठहराया, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। मजे की जी, बात है, एक दफा कोई नहीं, वो जस्टिफिकेशन नहीं 10-10 थी। बार। जी कोई तो ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए ये जो अभी उनके प्रेसिडेंट को जो है वो अभी नामालूम जगह के ऊपर हैं और अभी तक उनके वेयर अबाउट्स अननोन है, ऐसा कहना है वाइस प्रेसिडेंट का। जी लेकिन इन सब के अंदर देखिए ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के लोग हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, मल्टीपल इसके अंदर जो है वो पेरू भी है, बाकी जी ममालिक भी आते हैं, शामिल हैं, तो ट्रिनिडैड वगैरह। तो जी। मकसद ये है कि अमेरिका अपनी हेजमनी को कब तक कायम करना चाहता है और कोलंबिया और किस तरह क्यूबा से ने भी कायम करना इसके चाहता है। ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कोलंबिया, काउंसिल। जी बोलिविया, जी, सारे लोग कोई ये भी सारी लैटिन मतलब अमेरिका जितना भी है जी। जी बिल्कुल जी लैटिन अमेरिका को किसी को ये बख्शने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद मजे की बात यह है कि खुद अमेरिकन की किताबें मौजूद हैं कि अमेरिकन ड्रग वॉर्स। अब जी इनके ऊपर इल्जाम ये लगा कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग थी और इसके अलावा असले की स्मगलिंग जो थी वो शामिल थी। जी मजे की बात इसके अंदर एक और भी है, और वो ये है कि अभी कुछ उन्होंने सैटेलाइट से जो है वो या ड्रोन से तस्वीरें उतारी जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक कश्ती जा रही है, उसको पहले निशाना बनाया, वो ड्रग्स की थी। लेकिन ये तो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है ना, जी फिर बिल्कुल। वो इंटरनेशनल इदारे कहाँ गए, उनको क्यों नहीं किया? आपने डायरेक्टली किसी मुल्क को जो सॉवरेनिटी को ब्रीच किया, उनके प्रेसिडेंट को आते हैं, मारते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं, उसकी बीवी को ले जाते हैं। बीवी पे क्या चार्जेस हैं, पहली बात जी ये है, वो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इन सब में एक अब देखें इंटरेस्टिंग ये है एक चीज़ कि ये कौन-सा कानून है? ये किस तरह का कानून है? अब आप देखें कि मुल्कों को अंदर अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें कायम करना, लीबिया के अंदर आ गए, फिर जो है वो इराक के अंदर आ गए, ईरान में जाके जो है बमबारी कर दी, वहाँ जो है वो कतर के अंदर बमबारी कर जाता है इज़राइल, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जाता। फिर इसी तरीके से जो है वो अफ़गानिस्तान में आ गए, जिनको जब दिल दहशतगर्द किया कहते हैं आ गए, अफ़गानिस्तान जब में। दिल किया चले गए। अब्दुल्ला जी, साहब, मैं यहाँ जिनको लिंक दहशतगर्द कहते आपकी रहे इजाज़त से अफ़गानिस्तान लिंक में, करना इसलिए चाहूँगा। मैं आखिरी बात आपकी जी इजाज़त से कर लूँ। जी जिनको पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का लेबल लगाते रहे अफ़गान तालिबान को, बाद में जाके कहा कि जनाब ये तो दहशतगर्द हैं। अच्छा, अमेरिका का कानून ये है कि वो दहशतगर्दों से बात नहीं करता। जी। तो फिर अमेरिका का वहाँ आना गलत था या बाद में फिर वो 2004 इजराइल से में बात उनके क्यों साथ करता बैठ है, और के इजराइल को इनखला क्यों? करना गलत था? जी, इसमें हाँ, बुनियादी चीज़ ये है कि वो इजराइल से बात क्यों करता है। अगर दहशतगर्दों से बात हाँ। नहीं करना उनकी पॉलिसी है, फिर इजराइल से बात क्यों करता है? बात क्या करता है? तो चला ही इजराइल को अमेरिका रहा है। बड़ी अच्छी बात की आपने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दहशतगर्द जी करार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके प्राइम मिनिस्टर की आप करप्शन की हालत देखें तो दिमाग घूम जाता है बंदों का। अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा, मैं लिंक करूंगा इसी अमेरिकन अप्रोच को। ईरान को दोबारा धमकी दी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि अगर जो मुजाहरे हो रहे हैं ईरान के अंदर, अगर अवाम के ऊपर गोली चलाई तो अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा। किस बेसिस पे?
देखें, अमेरिका इसलिए रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि स्टेट ऑफ इज़राइल को, जो बगल बच्चा है अमेरिका का, जी उन्होंने जो है जब उसके ऊपर ज़ाहिर है इस बार जो धुनाई की है ईरान ने इज़राइल की और जो फ़तह हासिल की है वो तो तारीख़ साज़ थी। अमरीक जो इज़राइल की किली तो सबके सामने खुल गई। बीच बाज़ार बरहना होके रह गया कि जनाब ये उनकी मिलिट्री माइट है। उनको तो ख़ैर हमास ने उधेड़ के रख दिया था। जी लेकिन इन सब के साथ जो है इस बात को गौर करना चाहिए कि अभी वेनेज़ुएला का मामला आया है। वेनेज़ुएला के साथ बहुत अच्छे मरासिम हैं ईरान के, और इसी तरह से बाकी भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं। दूसरी जानिब जो है वो रूस है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से यमन के अंदर जब मामलात हुए तो जी रूस के जो है तकरीबन 7 जहाज़ जो हैं वो एंटीनॉव जो हैं वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि अननोन कार्गो लेके आए हैं। जी अब अननोन कार्गो जो है ये कहाँ से आ गया भाई? और कि ये क्या आप हर चीज़ जो है क्या अमेरिका की नज़र से देखी जाएगी? भई मुल्कों के मामलात होते हैं, आपस में भी तो चलते हैं। जी लेकिन यहाँ इस चीज़ को हम ज़रूर गौर करना चाहिए कि अभी जो मुज़ाहरे वहाँ जारी हैं, पहली बात ये है कि महँगाई की वजह से हैं। डॉलर जो था, 1 डॉलर जो है वो तकरीबन 14 लाख रियाल के ऊपर भी जा पहुँचा था, जो कि पहले 8 लाख रियाल जो था वो मौजूद था। लेकिन वहाँ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है, वहाँ बेरोज़गारी बढ़ गई है, वहाँ महँगाई है। इसमें यकीनन और इसमें जो है वो मल्टीपल जो यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, उन्होंने भी एहतजाज का हिस्सा लिया और इस यही सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रह रही हैं ईरान के अंदर। मसूद पज़ेश्कियान जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में जो है वो हिदायत जारी की हैं और इंटीरियर मिनिस्टर को ख़ास तौर पे कहा है कि कोई इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा माज़ी में अगर थोड़ा-सा जाएँ, तो जब एक ख़ातून के ऊपर जब मामला हुआ और फिर वो नकाब पहनने के ऊपर और वो जो स्कार्फ़ लेने की बात थी, जी उसके ऊपर आज़ादी के ऊपर बात हुई और पूरी तो वहाँ अब वो लोग जो है वो औरतें बाहर जमा होना शुरू हो गईं, जिनको जो फिर वहाँ जो एक स्पेशल फ़ोर्स है, जो वहाँ उनकी जो आप कह लें कि एथिक्स के ऊपर जो है वो गौर करती है, उस फ़ोर्स ने जब वहाँ उस औरत को इवेंचुअली वो मर गई। लेकिन इन सब के अंदर बाकायदा अमेरिका की जानिब से सैटेलाइट के ज़रिए फ्री इंटरनेट जो है वो ईरान में दिया गया ताकि लोग जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करें और वो तमाम चीज़ें जो मनफी प्रोपेगेंडा भी था जिसमें कुछ हक़ाइक़ भी थे, वो दुनिया के सामने जो है वो लाए जाएँ और ईरान को बदनाम किया जाए। ऐसा जो सिलसिला है वो गज़ा में भी अगर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छा ताकि हो जाएगा इज़राइल की भी हरकत जो है वो सामने आ जाएँ, उनको भी फ्री इंटरनेट वहाँ से प्रोवाइड कर दें। लेकिन नहीं, उनके लिए तो एक रोटी का निवाला भी नहीं है। उन लोगों के लिए तो एक क जो है मरने के लिए जो है वो कफ़न भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, असल बात ये है कि अमेरिका की बदमाशी जो है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैल रही है और मुझे लगता ये है कि ये अमेरिका बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि इसके बाद नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया के अंदर जो नई सुपर पावर उभरी हैं, जिसको 3 सितंबर 2025 को जिसका ऐलान जो है वो सदर शी जिनपिंग ने किया चाइना के और कहा कि दुनिया जो है वो अब यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर दुनिया हो चुकी है। जी ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में जो हालात हैं वो बहुत तब्दील हो और ये रहे बड़ी हैं तेज़ी स्टेटमेंट है से। क्योंकि चाइना ने कभी अपनी तरक्की और अपनी ताकत को डिक्लेयर नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे आके, तो अनलेस वो उस मकाम पे पहुंच जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो, और शायद आप भी एग्री करेंगे कि चाइना ये डिक्लेयर करता। तो आपका इस पे पॉइंट आ गया। अगली ख़बर जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और एक खुशखबरी है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये सब सोनिक क्रूज़ मिसाइल जो नेक्स्ट जनरेशन का वेपन सिस्टम है, स्टेल्थी भी है और हवा में जहाज़ कैरी करके लेके जाता है और उसके बाद ज़ाहिर है, मैंने ज़िक्र किया स्टेल्थी है, अपने आप को कंसील कर सकता है। रेंज इसकी 600 किलोमीटर्स है और जो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो दुनिया के लिए अवेलेबल होगा वो 290 किलोमीटर उसकी रेंज है। सर क्या कहेंगे इस पे?
मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूँगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिवीज़न का ये एक बहुत बड़ा कामयाब तजुर्बा है। जी, माज़ी में ये आपको याद है जॉइंट सर्विसेज़ हेडक्वार्टर हुआ करता था, जी। उसके नीचे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिवीज़न आता था, लेकिन फिर एसपीडी, जी, अभी अभी आर्मी रॉकेट कमांड भी बन गई है और इसी तरीके से स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड भी मौजूद है जी, और इसी तरीके से जो है वो अब आपको पता है कमांडर डिफेंस फोर्सेस जो है, जी। उनका भी हेडक्वार्टर बन चुका है। तो ये मेरे ख़्याल में एक बड़ी अहमियत की हामिल बात है और ये एक कामयाब तजुर्बा था। पहली बात ये है कि इसके अंदर डेविएशन कोई नहीं है, यानी कि ये जो मिसाइल है, ये अपने हदफ से 1 मीटर के फासले से भी इधर-उधर नहीं होता। प्रिसिजन यानी कि इसकी दूसरे कमाल लफ्ज़ों की में प्रिसिजन है हाँ, जी। पिन पॉइंट पिन एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी जी, जिसको आप कह सकते हैं जी, कि जनाब अगर एक सुई रखी जाए तो ये उसके ऊपर जाके जो है वो गिरता है। इसके अंदर जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड्स लिए जा सकते हैं और ये इसको आपको पता है पाकिस्तान बहुत सारे काम कर रहा है। ये जी, सॉलिड स्टेट फ्यूल के साथ चलता है, यानी कि इसके अंदर जो है लिक्विड फ्यूल नहीं चलता जिस तरीके से हमारे गौरी के अंदर डलता है, वो लिक्विड फ्यूल है और जबकि शाहीन जो मिसाइल है और जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तैमूर जो है, ये एक बड़ा जो अहम है। इसके अंदर मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स का सिस्टम भी मौजूद है। यानी कि ये एक वक़्त मर्व्स, में इसके जो जी, कई मल्टीपल जो इसके व वॉरहेड्स हैं, वो भी आप एक वक़्त में कई चीज़ों को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के पास वो भी चीज़ें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो एक वक़्त में 80 निशाने एक वक़्त में एक ही चीज़ से लगाते हैं। वो मैं अभी ज़िक्र नहीं करना चाहता। लेकिन मकसद यहाँ ये है कि तैमूर के जिस तरीके से अब हमने दोनों वेरिएंट्स दिए हैं एक्सपोर्ट का भी और आपका अपना मुल्क का भी, जी। तो इंडिया के लिए तो एक जो है मेरे ख्याल में ये एक कॉज ऑफ तूफ़ान है। कंसर्न है जी, और बिल्कुल। हाँ, ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर देम क्योंकि उनका अग्नि और पृथ्वी जो है, वो तो बहुत ही फेलियर हैं जी, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से फतह 1 और फतह 2 को जो है कामयाबी से किया का उनके ऊपर और फिर नसर मिसाइल जो हमारा आया, नसर ने जो उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि जी, नसर जो था उनका ये ख्याल था कि इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स जिनको आईबीजीज़ कहा जाता है, वो पाकिस्तान में लाएँगे और स स स 60 से 70 किलोमीटर के इलाके के अंदर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। उसके लिए पाकिस्तान ने नसर शॉर्ट रेंज, मिसाइल जी, बनाया जी, और शॉर्ट रेंज मिसाइल था वो 70 किलोमीटर उसकी रेंज है और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड ले जाने की वो कैपेसिटी रखता है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया। इसके ऊपर जो बाइडेन साहब की इंतज़ामिया में आखिरी दिनों में गालिबन ये दिसंबर की 22 तारीख थी 2024 में, जब बाइडेन इंतज़ामिया ने जो है शाहीन 3 मिसाइल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई और 5 कंपनियों को जो है वो बैन किया और क्योंकि इसकी रेंज जो थी वो तकरीबन 3000 किलोमीटर से जो है वो तजावज़ कर रही थी जी, और ज़ाहिर है स्टेट ऑफ इज़राइल को बहुत खतरा है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम से और बिल्कुल, ये बात हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। हमने बड़ा वादे किया हुआ है इसके जी, ऊपर। तो ये चंद चीज़ें हैं उसके ऊपर 2 चाइनीज़ कंपनियाँ थी और 2-3 गालिबन पाकिस्तानियाँ कंपनी थी जी, जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान ने उन पाबंदियों को जो है वो मेरे ख़्याल में कोई ज़्यादा ख़ातिर में नहीं लाए और अपने प्रोग्राम आपको याद है कि शाहीन 3 के मिसाइल के तजुर्बात जो है वो भी हमने देखे हैं जी, माशाअल्लाह। कामयाब तो तजुर्बात, ये जी, तैमूर इज़ ए ग्रेट सक्सेस और ये जिस तरीके से फ़िज़ा से जो है वो ज़मीन पे भी मारा जा जी, सकता है और फ़िज़ा से फ़िज़ा में भी जाया जा सकता है। बिल्कुल। दुरुस्त फरमाया आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमें जॉइन करने का बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही हमारी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, फिर आपको दोबारा अगले टॉपिक पे जॉइन करते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने। वेलकम टू द शो। सिद्दीकी साहब, सुन सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? थैंक यू जी। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी पे एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का एक फ़ैसला आया है, ये ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की कोर्ट ने दिया है, जिसमें साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, शाहीन साहबाई, वजाहत सईद ख़ान, आदिल राजा जो यूट्यूबर और एक्स आर्मी मैन भी हैं, और उसके बाद हैदर रज़ा मेहदी साहब और अकबर हुसैन, इनको 2 बार उम्र कैद का जो है फ़ैसला दे दिया गया है। तो ये डिजिटल दहशतगर्दी
की क्या हदूद हैं और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी आप कहते किसको हैं? जी जाहिर है कि ऐसे चीजें जो कि आप अगर रियासत के खिलाफ या रियासत के वजूद के खिलाफ आप ऐसी बातें करेंगे, जी तो मेरा ख्याल है कि शायद उसको, ये एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक कानून नया के अंदर तो कॉन्सेप्ट इस है। जी तरह की कोई चीज नहीं। जी देखिए, हम तो लीगली बात कर सकते हैं ना, जी तो कानून में तो इस तरह की कोई चीज नहीं। हाँ, एक एक्ट है जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट हो सकता है। एंटी टेररिज्म एक्ट की मुख्तलिफ दफात हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो जुराइम उसमें आते हैं। तो ये डिजिटल दहशतगर्दी तो जाहिर है उन्हीं एक मखसूस लोगों के लिए इस्तेलाह है जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ उसमें थे। अब जिन अफराद का आपने जिक्र किया है, उनके उनके ऊपर इल्जाम क्या था? अगर आप हैदर मेहदी साहब और आदिल राजा जो हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो मुझे याद पड़ता है कि उनके जो लाइव पॉडकास्ट थे या लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, उसके अंदर वो निशानदेही कर रहे थे 9 मई को जी कि फलां जगह पे आप जाके हमला कीजिए, फलां जगह पे जाके आप एहतजाज कीजिए। और शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये तो नाम ले लेके कह रहे थे कि ये फैसल नसीर का घर है और ये इसका घर है। जी फैसले में भी यही हैं, यही बातें हैं फैसले में भी। तो जी बाहर बैठ के अगर आप इंसाइट कर रहे हैं वॉयलेंस के ऊपर, तो वो जी जी बिल्कुल। तो जब आप बाहर बैठ के आप इंसाइट कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो उसके ऊपर लागू होते हैं। अब आ जाते हैं इनकी ट्रायल की बात। जाहिर है कि जो ट्रायल है वो एब्सेंशिया के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो केस लॉ है, अगर हम उसको देखें, तो प्लीथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं जो कि ट्रायल इन एब्सेंशिया के खिलाफ हैं। उसमें मुझे याद पड़ता है वो जो नैब के केसेस थे, जिसमें सेक्शन 31 था नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत रहमान मलिक मरहूम जो है उनको गैर हाजिरी में सजा दी गई थी। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई थी कि सेक्शन 31 के तहत एब्सेंशिया के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता है। लेकिन ये नैब का नहीं है, ये है एंटी टेररिज्म एक्ट। अब एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से जो आपका सेक्शन 19 उसका सब सेक्शन 10 है, जिसके तहत ये कन्विक्शंस हुई हैं जी लाइफ टाइम, तो उसमें जो है वो बिल्कुल ये है कि अगर ऐसा हो जो कि बाहर हो और पेश ना हो, तो उसका एब्सेंशिया में गैर हाजिरी के अंदर ट्रायल हो सकता है। और इसके ऊपर भी जो है वो जजमेंट्स हैं कि ये एंटी टेररिज्म एक्ट के इस कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, अदालतों ने इसके ऊपर डिस्प्लेयर जरूर शो किया है। जी तो एक जो ये मेरा ख्याल है कि इस हवाले से इसको हम अगर लीगली देखें तो इसकी ये सूरत हाल बनती है। बिल्कुल ठीक है। एक और ख़बर है, छोटा सा कमेंट उस पर कर दें, फिर हम प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। वफाकी आइनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 79 करोड़ रुपया जो है वो उसकी सरमायाकारी में लगाने का एक उन्होंने हुक्म दे दिया है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? कौन सी अदालत में? वफाकी आइनी अदालत ने एक 79 करोड़ रुपया जो है उसके ऊपर भी एक फैसला दे दिया है, उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा दोबारा लगाएं, ये उस पर हुक्म जारी कर दिया है। कहाँ पे? मुझे डिटेल्स का इसका इल्म नहीं है, जी ठीक है, मैं तो इसके ऊपर आपसे माज़रत जी कोई इशू नहीं। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।